हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। आज हम लेकर आए हैं जो इस वर्ष अभी आप लोगों ने जो पढ़ाई की और इसके बाद रिवीजन टेस्ट हुआ है उसमें कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का हल। इस पेपर में 3 घंटे का टाइम था और हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 थे, जबकि 20 अंकों का इसमें प्रोजेक्ट वर्क था। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर था, जिसमें प्रमुख निर्देश आप लोगों ने इस तरह से पढ़े होंगे जो 1 से 11 तक दिए थे। और पेपर के पहले खंड में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न थे। इसके बाद आप लोगों ने हल किए होंगे अगले अति लघुत्तरी प्रश्न जो 30 शब्दों में लिखे जाने थे, फिर लघुत्तरी प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय और इसके बाद में भी फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप लोगों ने हल किया होगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के सामने रख करके इनके आंसर मिला लीजिए। सबसे पहले खंड आ के अंतर्गत हम देखते हैं पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? इसका उत्तर है बा, जिन्हें मत देने का अधिकार था। दूसरा, यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। इसका उत्तर आएगा सा, उपर्युक्त दोनों। बहुमत पर आधारित शासन और विशेष अधिकारों का विरोध दोनों ये लोग करते थे। तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। चौथा प्रश्न, स्थायी पूंजी नहीं है, उत्तर आएगा रॉ मटेरियल। अब सही जोड़ी बनाना है तो लोकतंत्र के सामने दूसरे नंबर का विकल्प होगा शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बा, भीमराव रामजी अंबेडकर। इसके सामने पहला वाला विकल्प आएगा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। सा, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। आपके पेपर में द्वीप लिखा होगा, द्वीप सही शब्द नहीं है, इसके लिए सही शब्द होगा प्रायद्वीप। दा, सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर होगा सामने तीसरे नंबर का विकल्प कंप्यूटर। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान होगा टाइद, दूसरा रिक्त स्थान होगा 97°25'। तीसरा रिक्त स्थान में आएगा गणतंत्र दिवस और चौथे रिक्त स्थान में होगा लिंगानुपात। अब एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए कि उत्तर होंगे। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। भारत के उस द्वीप का नाम जो प्रवाल भित्ति का है, उत्तर आएगा लक्षद्वीप। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो उत्तर आएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव। पालमपुर गांव की कोई एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखना था, डेयरी। इसके अलावा जिन्होंने परिवहन, विनिर्माण और दुकानदारी लिखा है वह भी सही है। सत्य असत्य में इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे, उत्तर आएगा सत्य। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, सत्य। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम का प्रावधान रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। शासन का प्रमुख जनता मताधिकार के द्वारा चुनती है, इसलिए यह असत्य होगा। कालाबाजारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है, यह भी असत्य होगा। 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, अथवा खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा मांतेस्क्यू और रूसो। अथवा खूनी रविवार के बारे में अगर उत्तर लिखना आया तो रूस में जार शासन में जनवरी 1905 के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने पादरी गैपॉन के नेतृत्व में जुलूस निकाला। वे जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश कर रहे थे, परंतु जार के सैनिकों ने और कोसैक्स के लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 के लगभग घायल हुए। रविवार के दिन हुए इस हत्याकांड को ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 7वां प्रश्न, उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, अथवा भूगर्भीय प्लेटें क्या है लिखिए। तो उत्तर आएगा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भूगर्भीय प्लेटों की यदि हम बात करें तो भूगर्भीय प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल और अनियमित आकार का स्लैब होता है जो कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर तरल चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होता रहता है।
इसके दो प्रकार होते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। प्लेट का आकार कुछ 100 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक भिन्न हो सकता है। इनको टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8वां, नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा लोकतंत्र के पक्ष में एवं विपक्ष में कोई 3 तर्क लिखिए। तो नेल्सन मंडेला के बारे में लिखते हैं, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने वाले अफ्रीकी नेता थे, जिन पर गोरी सरकार ने विरोध करने पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई के बाद मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में मदीबा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, उसी तरह से नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता की संज्ञा प्राप्त है। राष्ट्रपिता को ही अफ्रीकी भाषा में मदीबा कहा जाता है। अथवा लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखने की बात आती है तो पक्ष में तर्क, पहला, लोकतंत्र में शासकों के लगातार बदलते रहने का भय शासकों को लोक कल्याण करने की प्रेरणा देता है। दूसरा, लोकतंत्र में नागरिकों का महत्व होता है, उनको स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है। लोकतंत्र में जनता शासकों के प्रति अपना गुस्सा मतदान के द्वारा प्रकट कर सकती है और उस गुस्से का भी आदर शासकों द्वारा किया जाता है। चौथा, लोकतंत्र में निर्णय लेने में भले देरी हो किंतु इससे बड़े वर्ग को फायदा भी होता है, जो कि दीर्घकालिक होता है। पांचवा, लोकतंत्र में सूचना आदि के अधिकारों से पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क, पहला, लोकतंत्र में शासक हमेशा बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती जाती है। तीसरा, लोकतंत्र में निर्णय में देरी होती है। चौथा, चुने हुए लोग जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर पाते। और पांचवा, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अब लघुत्तरीय प्रश्नों की बारी। 9वां प्रश्न, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में 3 अंतर लिखें अथवा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, एक एक उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में 3 अंतर। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो पैसे कमाने तथा पैसों को खर्च करने से संबंधित होती हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन से नहीं होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं देश सेवा, समाज सेवा आदि के रूप में होती हैं। आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण में पशुपालन, खेती, उद्योग आदि आते हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए भोजन बनाना आदि आता है। अथवा प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण, पशुपालन, खेती, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन आदि। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को कारखानों में कच्चे माल की तरह प्रयोग कर नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे विनिर्माण क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र की आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। उदाहरण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन आदि। 10वां प्रश्न, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कोई 3 अंतर लिखें अथवा बांगर और खादर में कोई 3 अंतर बताइए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर आप देख सकते हैं। पहला, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी समुद्र तट की ओर स्थित है, जबकि पश्चिमी घाट अरब सागर की तरफ पश्चिमी समुद्र तट की ओर स्थित है। दूसरा, पूर्वी घाट उड़ीसा के महानदी घाट से तमिलनाडु के नीलगिरी तक फैले हैं, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, इन्हें दर्रों से क्रॉस किया जाता है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है।
पूर्वी घाट पर पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, जबकि पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है। चलिए अब हम देखते हैं बांगर और खादर में 3 अंतर। पहला, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग को बांगर या भांगर कहते हैं, जबकि नवीनतम और बाढ़ की मिट्टी वाले भूभाग को खादर कहते हैं। बांगर जो होते हैं ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर होते हैं, जबकि खादर नदियों के बाढ़ वाले मैदान ही होते हैं। बांगर इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। खादर में मिट्टी का पुनर्निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है। बांगर मिट्टी अनुपजाऊ होती है, जबकि खादर मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन किसे कहते हैं अथवा संविधान सभा के बारे में लिखिए। उत्तर, संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन में जो किया जाता है, मतलब यह बदलाव जो है वह संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर नहीं किया जा सकता है। अथवा संविधान सभा पूछा गया है तो इसका उत्तर होगा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो किसी देश के संविधान नामक दस्तावेज का निर्माण तथा उसके लिखने का कार्य करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। चलिए अब दीर्घोत्तरी प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे अथवा फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण, फ्रांस की सरकार लंबे चले युद्धों के कारण कर्ज के बोझ से दबी हुई थी, जबकि राज दरबार के अनाप शनाप खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी स्थिति में देश को कर्ज से उबारने के लिए सम्राट लुई 16वें ने नए कर लगाने का प्रस्ताव रख दिया। इन नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन एस्टेट जनरल की बैठक में लिया जाना था, जिसमें मत विभाजन को लेकर सम्राट और तीसरे स्टेट के लोग जो टैक्स दिया करते थे उनमें विवाद हो गया और तीसरे स्टेट्स के लोग मीटिंग का बहिष्कार करके बाहर चले गए। इस तरह फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण करों के प्रस्ताव का अनुमोदन हेतु बुलाई गई एस्टेट जनरल की मीटिंग थी। अथवा उत्तर देखते हैं, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन किस प्रकार था। तो उत्तर आएगा, पहला, महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए कार्य करती थीं। दूसरा, महिलाएं सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में सब्जी बेचना तथा संपन्न घरों में नौकरानी की तरह घरेलू कार्य करती थीं। तीसरा, महिलाओं को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, क्योंकि उनको मत देने का अधिकार नहीं था। चौथा, महिलाओं के आर्थिक अधिकार पुरुषों से कम थे, क्योंकि उनको समान कार्य के बदले पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी प्रदान की जाती थी। पांचवा, महिलाओं को सामाजिक अधिकार भी उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं के विवाह का निर्णय भी नहीं ले पाती थी। 13वां प्रश्न, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए अथवा किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। ड्यूमा, उदारवादी या स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए परिवर्तन। पहला, जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। दूसरा, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। तीसरा, अभिजात्य वर्ग को पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। चौथा, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियों को बदल दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। इसके बाद टिप्पणी लिखने को यदि आप लोगों ने ड्यूमा के बारे में लिखा है तो जान लीजिए, रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के आरंभ में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों द्वारा जार को रूस के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा अर्थात राष्ट्रीय संसद के अधीन कार्य करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। 1905 में इसी प्रयास में समाजवादियों तथा उदारवादियों ने मिलकर क्रांति का आरंभ कर दिया। क्रांति के दौरान जार के द्वारा मजबूरी में एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन को अपनी सहमति प्रदान कर दी गई। रूस में इसी परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा जाता है। यदि आप लोगों ने उदारवादी लिखा है, उदारवादी पर टिप्पणी लिखी है, तो उसका उत्तर इस तरह होगा, वह समूह या विचारधारा जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह देने में विश्वास करती है। ये वंश आधारित अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। ये सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों के समर्थक थे।
उदारवादी समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहते थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार कार्य करे। किंतु यह समूह लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि यह समूह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में न होकर संपत्तिधारियों को मताधिकार देने के पक्ष में था। अब यदि आपने स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम लिखा है तो इसका उत्तर होगा 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी, किंतु किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज नहीं बेचना चाहते थे। स्टालिन ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किसानों से जबरन अनाज खरीदना और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी अनाज की कमी बनी रही तो स्टालिन ने खेतों का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया। 1929 से पार्टी के ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी किसान खेतों में काम करते थे तथा मुनाफा सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। किसानों ने सामूहिक खेती का विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें सख्त सजा दी गई। हालांकि सामूहिकीकरण के कार्यक्रम के बावजूद भी रूस में अनाज का उत्पादन अपेक्षाकृत नहीं बढ़ा और रूस में भयंकर अकाल पड़ गया। चलिए 14वां प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, प्रमुख द्वीप समूहों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले उत्तरी मैदान पर टिप्पणी। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत से बेसिन अर्थात द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ भूमि और मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर अर्थात 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, जबकि घग्गर और तीस्ता नदी के बीच के मैदान को गंगा का मैदान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, इसलिए यह उपजाऊ होता है एवं गेहूं की खेती के लिए आदर्श होता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठवां द्वीप समूह। प्रमुख द्वीप समूह के नाम, पहला लक्षद्वीप, केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का यह समूह प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको मिनिकॉय, लकाद्वीप और एमिन द्वीप कहा जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर आकार में बड़े और बहुल तथा बिखरे द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रृंखला के शिखर हैं। 15वां प्रश्न, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगार को समस्या को दूर करने के लिए 3 सुझाव लिखिए, अथवा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों से है जिनको रोजगार की आवश्यकता है और उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के प्रमुख 3 सुझाव। पहला, कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरा, तकनीकी शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जाना चाहिए। चौथा, उपर्युक्त प्रशिक्षण और विकसित कौशल के माध्यम से वर्करों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा ऐसी हो कि तृतीयक क्षेत्र में भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि हो। अथवा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित नहीं होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य की प्रमुख भूमिका है, जिसे हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
पहला, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। दूसरा, केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा, एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन एवं देश के लिए दायित्व है। कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता से काम न कर सके। चौथा, स्वास्थ्य न केवल किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, अपितु मानव संसाधन विकास में भी वर्धन करता है, जिस पर देश के कई क्षेत्रक निर्भर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है, अथवा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीकों को उदाहरण सहित समझाइए। गाँव में और अधिक गैर कृषि क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए किए जाने वाले उपाय। पहला, ग्रामीणों को कम ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, गाँव के नज़दीक ऐसे बाजार उपलब्ध हों जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। तीसरा, गाँव में छोटे स्तर पर थोक बाजार लगाए जाएं। चौथा, गाँव में सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उत्पादों की बिक्री में ज़्यादा लगेज व्यय ना हो। और पाँचवा, गाँव में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सहकारिता के माध्यम से विभिन्न उद्यमों से जोड़ा जाए। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा, आधुनिक कृषि प्रणाली। तो पहला, बहुविध फसल प्रणाली के अंतर्गत एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। उदाहरण, बरसात के मौसम में खरीफ की फसल के रूप में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी की फसल के रूप में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के लिए खाने का रखकर शेष फसल को मंडी में बेचा जा सकता है। दूसरा है आधुनिक कृषि प्रणाली। खेती में जब परंपरागत तरीकों को छोड़कर नवीनतम तरीकों का उपयोग किया जाता है तो इसे आधुनिक कृषि प्रणाली कहते हैं। उदाहरण, बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग तथा परंपरागत बीजों की जगह उन्नत बीजों का प्रयोग एवं रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल। इसके बाद 17वां प्रश्न, लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब फ्रांस की स्थिति कैसी थी, लिखिए। अथवा 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग क्यों कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं अपन लुई 16वें का उत्तर। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी और अब उसे फिर से नए कर लगाने की आवश्यकता थी। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से बढ़ नहीं रही थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थीं। खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे थे। राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाने के लिए लुई ने मन बनाया और स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तीसरा, स्टेट का जो जनता थी वह भड़क उठी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान का निर्माण करने लगे थे। इस तरह से लुई 16वें के शासन के समय फ्रांस की स्थिति को आपने देखा। अब हम देखते हैं आतंक का राज। लुई 16वें की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान गणतंत्र अथवा जैकोबिन सरकार के सभी आलोचकों को बेरहमी से मृत्युदंड दिया जाने लगा था। एक तरह से सरकार आतंक का पर्याय हो गई थी। अतः जैकोबिन सरकार के प्रमुख रॉबेस्पियर को जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार आतंक के राज का भी अंत हो गया। 18वें प्रश्न के रूप में, पालमपुर की कहानी में मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, अथवा निम्नलिखित के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहले मंझोले और बड़े किसानों के बारे में देख लेते हैं हम। मंझोले और बड़े किसानों के पास अधिक भूमि होती है, अर्थात उनकी जोतों का आकार बड़ा होता है, जिससे वे अधिक उत्पादन करते हैं। अधिक उत्पादन होने पर वे उसे बेचकर धन कमाते हैं। इस धन का उपयोग वे
उत्पादन की आधुनिक विधियों को अपनाने में करते हैं। उनकी पूंजी छोटे किसानों से भिन्न होती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास भूमि कम होने के कारण उनके लालन पोषण के लिए भी वह उत्पादन कम होता है। मंझोले तथा बड़े किसान छोटे किसानों तथा श्रमिकों को अधिक ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनकी पूंजी में वृद्धि होती है। मंझोले तथा बड़े किसान अपनी फसलों को बेचकर स्थायी पूंजी का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी में निरंतर वृद्धि होती जाती है। चलिए अब हम टिप्पणियां देख लेते हैं। सबसे पहले बहुविध शासन प्रणाली, इसके बारे में आप लोगों ने ऊपर देख चुके हैं, इसलिए दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला हरित क्रांति। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। फसलों के उत्पादन को क्रांतिकारी रूप से बढ़ाने के लिए बहुत सारे सरकारी प्रयास किए गए। इन्हीं सरकारी प्रयासों को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इससे कृषि क्षेत्र में निम्न परिवर्तन दिखाई दिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, उन्नत बीजों का प्रयोग शुरू हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, बहुफसली कार्यक्रम चलाए गए, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ और कृषि बचतों में वृद्धि हुई। कार्यशील पूंजी के बारे में अगर हम टिप्पणी लिखेंगे तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। स्थायी पूंजी पर टिप्पणी लिखिए तो आपको लिखना होगा औजार, मशीनों और भवनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसानों का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और लंबे समय तक प्रयोग होने के कारण इस तरह की पूंजी को स्थायी पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में वर्णित प्रमुख 5 मूल्य अथवा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, स्पष्ट करें। तो उद्देशिका के 5 वर्णित मूल्यों को आप लोग देख लीजिए। प्रमुख मूल्य तो ये हैं: प्रभुत्व संपन्नता, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, समता, बंधुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समाजवादी। अब इनमें प्रमुख 5 मूल्यों के बारे में जो टिप्पणियां लिखनी है वो इस तरह है। पहले, लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में भी सभी नागरिकों को अपने शासक चुनने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए न्याय प्रदान किए जाने का वचन संविधान द्वारा दिया गया है। समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हों। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस बात पर कोई अनुचित पाबंदी का ना होना ही संविधान में स्वतंत्रता का तात्पर्य है। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे। इसके बाद 20वां प्रश्न, लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है। अपने उत्तर के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए अथवा लोकतंत्र की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। दोनों का उत्तर एक जैसा ही होगा। लोकतंत्र एक बेहतरीन शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। दूसरा, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का उचित तरीका उपलब्ध कराता है। तीसरा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। इन बिंदुओं को आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं या देख सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर होती है। और 5वां, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब हम मानचित्र को देखें तो विश्व के मानचित्र पर रूसी साम्राज्य, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रिया को इस तरह से दर्शाया जा सकता है। ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और विश्व के मानचित्र पर देखने के बाद भारत के मानचित्र में गंगा नदी, सांभर झील, नर्मदा नदी, चिल्का झील और कृष्णा नदी को इस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और दिखाता हूँ आपको, ताकि भारत का नक्शा पूरा दिखाई दे जाए। ये एक साथ, ये गंगा नदी, ये नर्मदा नदी, ये कृष्णा नदी, ये चिल्का झील और ये सांभर झील। इस तरह से रिवीजन टेस्ट के इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने हल किए।
इसके बाद जो प्रायोजना कार्य के 4 प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 2 विषयों पर आपको प्रोजेक्ट कार्य लिखना है, तो यह प्रायोजना कार्य आपकी व्यक्तिगत विश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है। अतः इस भाग को विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे स्वयं हल करें और इस संबंध में अपने शिक्षक से विचार विमर्श करें। तो चलिए, इस तरह से आपने रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन देख लिया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।